हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर 18 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5। पिछले दो लेक्चर नंबर 16 एंड लेक्चर नंबर 17 में हमने एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिन्हें जानना समझना बेहद जरूरी था। उसके बिना आप एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व नहीं कर सकते। और ना सिर्फ बल्कि वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए बल्कि वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो थे जो मैंने सॉल्व किया था, ये कुछ ये थे। आइडेंटिटी 1 से लेकर आइडेंटिटी 8 तक हम लोगों ने पढ़ा था, बेहतरीन ढंग से समझा था इसे। और ये ना सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए बल्कि आने वाले आपके जितने भी एक क्लासेस होने वाले हैं, चाहे वो क्लास 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ग्रेजुएशन हो, अगर आपका मैथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन रहता है तो ये हर समय आपका काम में आने वाला चीज़ें हैं, हर समय आपका यूज़ होगा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इसे आप याद कर लेना, कि कुछ चीज़ें याद करने के लिए भी होती हैं। तो इसे आप याद कर लेना, ये आपके काम बहुत आसान कर सकता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो। और अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर के वो देखना, ताकि फिर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और फिर आप एक्सरसाइज 2.5 को खेल खेल में सॉल्व कर पाए। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो नीचे दिए गए हैं प्रोडक्ट, इनका आइडेंटिटीज को यूज करके, जो आइडेंटिटीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसे यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा क्या है, वेरिएबल टर्म सेम है बट कंस्टेंट टर्म डिफरेंट है। वेरिएबल टर्म सेम है बट कंस्टेंट टर्म डिफरेंट है। तो यहाँ कुछ ऐसा आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है कि आप देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे हमारा वेरिएबल टर्म भी डिफरेंट था और कंस्टेंट टर्म भी डिफरेंट था। आई बात समझ में? तो ये आइडेंटिटीज तो लगेंगे ही नहीं। तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ तो है ही नहीं। तो आप इसे क्या करोगे, जब किसी आइडेंटिटी पे ये फिट नहीं बैठ रहा है तो आपको बस इतना सा करना है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना है। यानी कि ये x है, इस x से, इसके पहले टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई x प्लस 10, और फिर इसके जो कंस्टेंट टर्म है यानी सेकेंड टर्म जो है उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? एक बार इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई, देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 10 इंटू एक्स 10x, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 10 इंटू 4 40। तो आप अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये दोनों एक जैसा टर्म है तो ये प्लस हो गया, 10x प्लस 4x 14x हो गया, और ये 40 हो गया। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजिली बन गया, आई बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यानी कि ये भी हमारा वेरिएबल टर्म भी सेम है और कंस्टेंट टर्म भी सेम है, बट एक प्लस में है एक माइनस में है। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर, जो पहला टर्म है, पहला टर्म वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर सेकेंड टर्म का। देन ये क्या हो गया, y का, इसका क्या हो गया, y4 माइनस 3/2, यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो y4 माइनस 9/4, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे एक बेहतरीन ढंग से। तो जैसा कि आपने देखा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमने कितने बेहतरीन ढंग से और कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले दो लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 17, जहां पे मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व किया था, आप उसे देखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया था, उसे देखना। एक बेहतरीन ढंग से बताया गया है, एक बेहतरीन वे में बताया गया है। तो आप उसे देखना, एक्सरसाइज 2.5 फिर आपके लिए खेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले वो एक बार देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इस प्रोडक्ट को, इसको प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली कहने का मतलब कि इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके। कैसे?
अब 100 3 है, क्या आप इसे लिख सकते हैं 100 + 3? ये 107 है, क्या आप इसे लिख सकते हैं 100 + 7? तो ये कुछ इस वजह इस तरह से आ गया, यहाँ जहाँ वेरिएबल टर्म हमारा सेम था और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट था, तो यहाँ भी तो पहला टर्म जो है वो सेम है और सेकंड टर्म जो है वो डिफरेंट है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लग सकता है। देन 100 + 7, यहाँ क्या हो गया +3 100 + 7, यही ना, एक बार इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई। देन 100 × 100 00 00, 100 + 7 100 × 7 700, 3 × 100 300 एंड 7 × 3 21। देन ये कितना हो गया, ये 10,000 और प्लस 100, 10,000 प्लस 1,000 11,021, 11,021 हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? देखिए आप कितना आसानी से कर लिए बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए। कैसे कर लिए? क्योंकि आपको आइडेंटिटीज का ज्ञान है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्या ये 104 जो है, ये हमारा 104 जो है, ये हमारा 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4, या क्या 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4? तो एक बात बताओ, पहला टर्म भी सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, एक प्लस में एक माइनस में है, क्या a + b a - b वाला फॉर्मूला पे पुट हो रहा है? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a² - b², इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, a + b a - b को a² - b²। देन a² a क्या हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर, माइनस b हमारा क्या है 4 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर कितना 10,000 - 16, तो 10,000 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9,984। हाँ, आई बात समझ में? ये आपका आंसर हो गया। कितना आसानी से आप कर लिए, आपको आइडेंटिटीज का पता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी नहीं किए और आपका आंसर भी आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करके आप फैक्टराइज करना है। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अगर आसान बनाना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जहां भी स्क्वायर है, जहां भी स्क्वायर है उस टर्म को देखेंगे क्या वो किसी का स्क्वायर है क्या, तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो यहाँ के पहले इसका कोफिशिएंट में क्या है 9 है, 9 किसी का स्क्वायर है क्या? बोलोगे हाँ जी सर जी है, कितने का 3 × 3 9 होता है, यानी 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बिल्कुल सही जवाब 1 है। क्या 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर के जगह पे, ए स्क्वायर के जगह पे 3x का होल स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 इसका क्या है स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9, देन 3x का होल स्क्वायर 9x² तो हो ही सकता है। क्या ये y² को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a² + b², क्या इसको लिख सकते हैं 2x के जगह पे 3x, y के जगह पे y। क्या हम 6xy को लिख सकते हैं 2 × 3x, यानी कि 3 × 2 6 6xy, ये तो लिख ही सकते हैं। अब ये किस फॉर्मूला पे आ गया, a² + b² + 2ab, यानी कि x² + y² + 2xy। कौन सा फॉर्मूला था 3x + a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो x + y का होल स्क्वायर क्या था, x² + y² + 2xy था ना। तो आई बात समझ में आप कैसे फैक्टराइज किए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्क्वायर टर्म में लिखा गया है उसका कोएफिशिएंट किसी का स्क्वायर है क्या, अगर है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे, अगर नहीं है तो आप उसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चंस कुछ कह रहे हैं कि x² - y² / 100। और हाँ, जो क्वेश्चंस रह जा रही हैं, जो क्वेश्चंस रह जा रही हैं ना, उस क्वेश्चन को आप करना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है x² - y² / 100। ये x² के पहले कुछ नहीं है, 1 है। हमने कहा कि जो स्क्वायर है उसके पहले देखेंगे कि क्या वो किसी का स्क्वायर है क्या, तो इसके पहले 1 है, तो हमने देखा क्या कि 1 × 1 कितना 1, यानी कि स्क्वायर है किसका x का, x² हो गया। ये y के पीछे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, और डिवाइडेड में 100 है, यानी क्या 100 किसी का स्क्वायर है क्या? बोलोगे हाँ जी सर जी है, किसका है? देन 10 × 10 100 है ना।
यानी कि 1/10 वाई का होल स्क्वायर है। ये बीच में माइनस साइन है तो माइनस दे दिए। अब आप बताओ हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, पहला टर्म भी सेम सेकंड टर्म भी सेम। क्या इससे क्वेश्चन हम पिछले सॉल्व किए हैं? पहले किए हैं। तो आप देखें कितना आसानी से आप कर लिए इसे, आप कितना आसानी से कर ले गए। कैसे कर ले गए? क्योंकि आपको आइडेंटिटीज का ज्ञान है। आइडेंटिटीज का ज्ञान नहीं होता तो सोचते सोचते टाइम बीत जाता और सॉल्व भी नहीं होता। आई बात समझ में कि हमें सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसे एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है? खींच करके बड़ा कर देना, किसी चीज को बड़ा करना। ये छोटा है, इसे बड़ा कर देना है। तो क्या ये ऐसा फॉर्म में है? इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है? देन ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी 5 में हमने देखा है। तो इसके फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही है। देन इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है? 2y, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह पे क्या है? 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, इसे आप xyz मान लो, ताकि क्योंकि आपका आइडेंटिटीज में XYZ दिया है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस वजह से आप मान कुछ भी सकते हैं, ABC मान सकते हैं, LMN मान सकते हैं, XYZ मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट क्योंकि आपके बुक में और आपका जो आइडेंटिटीज पढ़ाई गई है उसमें XYZ है, इस वजह से हमने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो पाए, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो पाए, इस वजह से हमने XYZ ले लिया। ओके, 2xy हो गया प्लस 2yz, y की जगह पे कितना? 2y, z की जगह पे 4z प्लस 2xz, x के जगह पे x और z के जगह पे 4z। आई बात समझ में? आप इसे सॉल्व कर देना। क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर कितना हो गया? 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? 16z स्क्वायर, 2 इंटू 2 4xy प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16yz प्लस 2 इंटू 4 8xz। ये आपका आंसर हो गया। आप देखो ये इतना छोटा था, आप इसे एक्सपैंड करके इतना बड़ा कर दिए। तो यही तो करना था आपको, एक्सपैंड करना था। यानी एक्सपैंड करने का मतलब खींच के लंबा करके आपको कैसे भी करके इसे बड़ा कर देना है, एक्सपैंड कर देना है, फैला देना है। तो आपने फैला दिया। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 की तरफ। सेकंड थर्ड आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी होगी, अगर डाउट होता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 की तरफ। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बोलोगे सर जी तो यहाँ तो माइनस आ गया, बट फॉर्मूला में तो माइनस कहीं है नहीं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप बताओ हमें। 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हो? तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। आप तो इसे ऐसे लिख ही सकते हो। तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला लगा दो, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हो। कौन सा फॉर्मूला लगाए हो? एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4 का a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2x के जगह पे 1/4a 2xy माइनस 1/2b प्लस 2yz यानी माइनस 1/2b एंड z के जगह पे 1 एंड 2xz, x के जगह पे 1/4a एंड z के जगह पे 1। आई बात समझ में? अब आप इसे सॉल्व कर दो। 1/4a का होल स्क्वायर कितना? a स्क्वायर बाई 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है और a इंटू 1 a हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ये माइनस है, स्क्वायर में है तो प्लस हो जाएगा। कैसे? -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर स्क्वायर में है तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। देन 1/2 यानी कि b/2 का स्क्वायर कितना? 4, b² बाई 4 हो गया प्लस 1
यहाँ से 2 से ये कट गया, इसे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो 2 इंटू 1/4 माइनस 1/2, देन 2 से ये कट गया, -1/4 बच गया, -1/4 बी, तो यहाँ पे -1/4 बी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो हम डायरेक्ट माइनस लिख दिए यहाँ पे। आप चाहे तो एक स्टेप और खींच सकते थे। ओके, यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू 2 कट गया, अब माइनस बी इंटू 1 माइनस बी, यहाँ भी आप माइनस बी लिख दो ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस 2 इंटू 4 कितने बार में, 2 से 4 जाएगा 2 बार में, यानी कि a/2। ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? यहाँ माइनस था, आप प्लस बनाए, आप पॉजिटिव किए, इसे नेगेटिव को पॉजिटिव किए। कैसे किए? उसके बाद x + y + z के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया ना, ये a है, ये a है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 क्या बोल रहा है हमारा, फैक्टराइज कीजिए, यानी कि फैक्टर निकालना है। ओके, इसका अब बोलोगे सर जी कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया है कि जो स्क्वायर टर्म है उसे आप देखो किसी का स्क्वायर है क्या, उसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, किसी का स्क्वायर है, बोलोगे हाँ जी सर जी, किसका है, 2 इंटू 2 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर है। 9 3 इंटू 3 16 4 इंटू 4 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। क्या हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर? क्या इसे लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर? कैसे लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर? कैसे? होल स्क्वायर है 4z का, यानी कि 4z इंटू 4z, 4 चौको 16, z इंटू z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं। प्लस अब a + b + c, यानी कि a स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर के फॉर्म में कुछ आ रहा है, ये आ रहा है ना। देन a² + b² + c² प्लस 2ab, 2a के जगह पे 2x आप रख के देखो क्या 12xy आता है, b के जगह पे 3y, तो 3 2 जा 6, 6 × 12, 12xy हो गया, यानी कि हमारा उसी फॉर्मूला पे जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2yz 2xy + 2yz, देन 2y के जगह पे 3y एंड z के जगह पे 4z। हाँ, z तो यही है ना, z के जगह पे तो यही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 चौका 24, 24yz तो हो रहा पट्टी माइनस में है, यहाँ तुम्हारा प्लस में आएगा, तो इस दोनों में से कोई एक माइनस होगा, दोनों माइनस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों माइनस हो तो ये प्लस हो जाएगा, बट हो तो माइनस रहा है, तो हमको माइनस लाना है, यानी दोनों में से कोई एक ना एक माइनस है। अब कौन सा है ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम देखेंगे निगेटिव हमारा कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर एक निगेटिव है, यहाँ पर एक निगेटिव है, तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है, y नहीं, z यहाँ भी है, z यहाँ भी है, यानी z वाला टर्म जो है हमारा निगेटिव है, तो यहाँ पर यहाँ निगेटिव ऐसे दे देना, -4z हो गया, प्लस 2x के जगह पे 2x एंड z के जगह पे -4z, तो यहाँ भी -4z देना होगा। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कितना हो गया, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि 2x + 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर। आप या तो यहीं पे लिख के छोड़ देना, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो 2x + 3y, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट से निकाल करके भी ऐसे आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आई बात समझ में कैसे सॉल्व हुआ, यही इसका फैक्टर हो गया, यही इसका क्या हो गया, फैक्टर। आई बात समझ में कि कैसे सॉल्व हुआ है, आया ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2x² + y² + 8z²। आप देखो 2x², 2 किसी का नहीं है सर जी, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाएंगे। क्या हम √2 × √2 लिख सकते हैं, 2 √2 × √2 तो 2 होता है, आपको पता ही होगा। √3 × √3 हमारा 3 होता है, हाँ ये पता है ना, ये पता ही है। तो क्यों? क्योंकि अगर हमारा x² = 2 है, x² = 2, यानी x² का वैल्यू हमारा 2 है, तो आप बताओ क्या x = √2 नहीं होता है, यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे √2 आता है। देन √2 × √2 क्या हमारा x² नहीं हो सकता है, √2 × √2 क्या हमारा 2 नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर 1y, तो 1 × y लिखो या फिर y लिखो, बात बराबर है, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं, देखो आप 8 को 2 4 = 8, 2 2 = 4,
यानी कि 2 पेयर बन गया यहाँ पे, देन 2 इंटू 2 बच गया, 2 को हम लिख सकते हैं √2। देन क्या हो गया 2√2 का 2√2z होल स्क्वायर। अब यहाँ भी नेगेटिव आ रही, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, यहाँ नेगेटिव, यानी दोनों में कॉमन क्या है x है, यानी x वाला टर्म हमारा नेगेटिव है, यहाँ पर आप नेगेटिव दे देना। ओके, यहाँ पे आप कर दो प्लस x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy, 2x के जगह पे माइनस √2x, y के जगह पे y, तो ये हो सकता है देखो तो 2 इंटू √2 2√2 xy प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 2yz, y के जगह पे 1, z के जगह पे 2√2z, एंड फिर क्या है प्लस 2xz, x के जगह पे माइनस √2x और z के जगह पे 2√2z। आई बात समझ में? देन ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आप फैक्टराइज कर लिए कितने आसानी से। कैसे किए? आप स्क्वायर टर्म निकालें। स्क्वायर टर्म ये होता है, आपको पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं उसके लिए हमने ये बता दिया। उसके बाद 8 का 2√2 होता है, कैसे होता है वो हमने यहाँ बता दिया। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते इस तरह के प्रॉब्लम को। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ाई करना, अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।